एक केस डिस्कस करते हैं, फाइल देखते हैं। तो इसमें देखो पहले तो स्टैंप लगे हुए हैं, सिविल केस है, प्रॉपर्टी हो, तो ये वादी प्रतिवादी के नाम है और इस पे स्टैंप टोटल शायद 695 रुपये के हो जाएंगे, शायद 200 रुपये के 10 रुपये के। ये वैल्यूएशन किस हिसाब से करते हैं वो पता नहीं है। टोटल वैल्यूएशन 12,800 लगाई हुई है और अभी का स्टैंप वैल्यूएशन एक्ट आप देख लेते हैं 2007 के अनुसार अमेंडेड है, तो 15,000 तक की वैल्यू के लिए 2.5% लगता है। तो वो 2.5% तो नहीं है, पता नहीं कैसे 5.27% से कुछ आ रहा है। किस हिसाब से स्टैंप लगता है ये किसी को पता हो तो बताना भाई, मेरे को नहीं पता। हो सकता है इससे पहले वाले के हिसाब से लगा हो 2007 में अमेंड हुआ है तो। बाकी इस वजह से मेरे को जो समझ आता है वो अपन खुद डिस्कस करेंगे। 1-2-3 की वीडियो लगे उसमें। तो सिविल जज कनिष्ठ खंड में है ये मामला। उन्होंने बाद में नगरपालिका को पंजे को भी पक्षकार बनाया। तो पहले तो नॉर्मली यही पार्टियाँ थी। अब देखो बाद अंतर्गत आदेश 7 नियम एक बार पढ़ लेना। आदेश 7 नियम एक में क्या लिखा होना चाहिए, न्यायालय का नाम होना चाहिए, वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, सब होना चाहिए। तो इस पूरे फॉर्मेट के अनुसार ही पूरा वाद ड्राफ्ट होगा। अभी वादी की पूरी डिटेल है कि कहाँ रहता है, पूरा मैटर क्या है ये समझ आएगा। तो वो जो वादी है उसका एक फ्रेंड था अजय पंडित। तो इस अजय पंडित की पूरी एक कृषि भूमि थी, उसके ऊपर इसने इसको आवासीय में कन्वर्ट करवाया। उसके बहुत सारे पट्टे कटवाए और उनमें से कुछ पट्टे इसके नाम पर कन्वर्ट करवाए। वो कन्वर्ट कैसे हो रहा था बहुत पहले का मैटर है ये, जिसके डॉक्यूमेंट देखेंगे तो अपन सब पता चल जाएगा। तो एक लैंड इसके नाम पर कन्वर्ट है जिसको कि इसने वापस बेचा है दूसरी पार्टी को, लेकिन ये मुकर रहा है कि नहीं मैंने उसको नहीं बेचा। और ये जो फ्रेंड है अजय पंडित, इसकी डेथ हो गई, उसके बाद इसने सूट फाइल किया है। तो इस लैंड की डिटेल यहाँ से हो जाती है गड़बड़िया शुरू, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरा केस ने फर्जी दायर किया है। पहली बात तो इसने उसको मित्र होने के नाते भूखंड को जो विक्रय पत्र था वो खुद ही नहीं लिया। कोई लैंड खरीदोगे उसका विक्रय पत्र भी अपने दोस्त के पास ही रहने दोगे, लेकिन सब्जी रोटी है कैसे रहने देंगे। ये छोटी छोटी चॉकलेट खरीदी है उसके पास ही रहने दी इसने। देखो और इसने क्यों रहने दिया ना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना कन्वर्जन के लॉ पर तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी लैंड थी नहीं। इस अजय पंडित के पास रहने का भी एक रीजन है, क्योंकि अजय पंडित ने सिर्फ इसके नाम से कन्वर्ट करवाई है उस लैंड को। और ये पूरा वाद ही फर्जी डाल रहा है क्योंकि अजय पंडित की डेथ हो गई है, वो प्रूफ करने वाला कोई नहीं रहेगा और आई पाई क्योंकि वो फ्री की लैंड आ जाएगी इसके पास, जिसकी रेट अब बढ़ गई है। तो देखो 1990 में उसके आसपास एरिया बिल्कुल भी विकसित नहीं था, इसलिए वो पैसे आज इसने बहुत साल बाद जब वो विकसित हो गई तब ये सूट डाला है। पहला झूठे यहाँ बोल रहा है कि भाई जब उसकी वादी के पक्ष में उसका विक्रय पत्र हो गया, उसको कब्जा हो गया, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसके मित्र की दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन इसके ये भी झूठ है कि ये खुद अपने बयान में आगे कहेगा कि इसने 2-3 साल बाद अजय पंडित की मौत हुई है। तो 2-3 साल इसके बाद अच्छा पीरियड था, गैस की जमीन थी, इसने खरीदी है, तो उस लैंड को कन्वर्ट करवाने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, उसको आपको ले जाके नगरपालिका को देना होता है और ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए वापस लैंड। ये कृषि भूमि जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से निकल जाती है, कि जो कृषि भूमि वाला रिकॉर्ड था उसमें से निकल गई। अब वो नगरपालिका के पास जानी चाहिए, उनके रिकॉर्ड में दर्ज करवानी होती है। काम तो खत्म नहीं होता है ना, बस आपका जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से जमीन आपके पास नहीं आ जाती। कई केस लोग में बोल चुके हैं, 2-3 साल का समय होते हुए भी इसने देखो ना तो विक्रय पत्र अपने पास रखा हुआ है और उसके अजय पंडित की डेथ भी हो गई। और एक झूठ यहाँ बोल रहा है, खुद एक ऑफेंस कर रहा है, ये कोर्ट के सामने होगा लेकिन फिर भी कोई एक्शन लिया जाएगा 3 सालों तक इसके विरुद्ध। देखो 1990 से 2005 में ये जा रहा है अपनी भूखंड को देखने के लिए। तो अभी कह रहे कि भाई उस पर मकान बना हुआ था। अभी कह रहे कि भाई 23/5/90 को ही मैंने खरीदी थी, उसी दिन का एक फर्जी दस्तावेज है नीलों के नाम पर और वहाँ पे मेरे हस्ताक्षर वगैरह नहीं है। और वो जो दूसरा विक्रय पत्र है उसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है, क्योंकि सेम डेट पे मैं खरीदी थी, वापस सेम डेट पे क्यों बेचूंगा। अभी सेम डेट पर बेचने खरीदने का भी एक रीजन है, वो अपन आगे डॉक्यूमेंट देखेंगे, एविडेंस देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। तो ये बस बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मैं सेम डेट पर खरीद के वापस किसी और को क्यों बेचूंगा, इसलिए फर्जी सब चीज़। लेकिन ये सब चीज़ें 1990 में हो गई, लेकिन इसको पता 2005 में चल रही है कि 15 साल बाद मतलब ये तो मुकर है, प्रतिफल भी नहीं प्राप्त किया, अंगूठा निशानी मेरी नहीं है, ये सब कुछ फर्जी है। और इनके अनुसार भूखंड पर जो घर बनाया वो अवैध है, बिल्कुल पूरा विधि का पालन किए बिना है, ये सब कुछ विधि के पालन से ही हो रखा है। अब ये कह रहे हैं कि 1990 के बाद 2005 में पता चला कि भाई 2005 के बाद जो विकसित हुई, तब पता चला कि भाई जो लैंड मेरी थी उस पर घर बन गया है, मुझे अपनी लैंड का पता ही नहीं कहाँ है। तो कह रहे कि भाई उसी दिन मैं वापस उस भूखंड को वापस ही बेचूंगा। तो इस पॉइंट में बता रहे कि भाई एक बार जब कन्वर्ट होती है ना, घोषित होती है आवासीय प्रयोजन, तो इसके लिए आपको नगरपालिका के पास भी जाना पड़ता है, उसको समर्पित करना पड़ता है अपना विक्रय पत्र, तब जाकर आपको पट्टा मिलता है। अब इन सबके पास तो अपना खुद का विक्रय पत्र ही नहीं है, तो ये पट्टा प्राप्त कैसे करेंगे। हमारे पास तो था विक्रय पत्र, तो पट्टा जारी हुआ है। और यहाँ ये कह रहे कि भाई इन्होंने भी अपना जो है नगरपालिका को विक्रय पत्र समर्पित नहीं किया और ना ही पट्टा प्राप्त किया है, फिर भी घर बना लिया, निर्माण की स्वीकृति नहीं ली। अभी कुछ भी पता ही नहीं है भाई घर बना तो ऐसे ही बन गया होगा क्या, ये भी ये झूठ बोल रहा है। जब ये बात पता है मिथ्या कथन करने के इतने सारे अपराध कर दिए इन्होंने। तो अभी कह रहे कि भाई हम वादी है, तुमको अधिकार है कि भाई हम अपना विक्रय पत्र नगरपालिका को दे और पट्टा प्राप्त करें। तो भाई विक्रय पत्र तो लाओ कभी कम से कम। तो विक्रय पत्र में जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की 12,000 रुपये है, इसलिए इन्होंने 12,000 पर तो स्टैंप ड्यूटी दी होगी और बाकी इसको निषेधाज्ञा भी चाहिए, तो उसके लिए मूल्यांकन 800 रुपये किया है। अभी स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 800 रुपये कैसे वैल्यू किया है पता नहीं भाई। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए आपको राजस्थान सूट वैल्यूएशन एक्ट का सेक्शन 26 देखना चाहिए, तो या तो आप बाजार मूल्य का आधा करो या फिर 300 रुपये जो भी अधिक है वो होना चाहिए। पता नहीं किस लॉजिक से ये बात का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि 12,000 तो उसमें वैल्यू लिखी हुई है, 800 रुपये कहाँ से आए। किसी को आता होने वैल्यूएशन करना है, कहीं वीडियो को बता देना। निषेधाधिकार वाली बातें हैं सारी। बाकी ये प्रार्थना की है कि आप कुछ विक्रय पत्र को निश्चित करवाना है। स्थायी निषेधाज्ञा चाहिए इनको और चीज़ की भाई नगरपालिका के पक्ष में पट्टा जारी कर दे। नगरपालिका को इन्होंने शुरू में तो पार्टी नहीं बना रखा था, 15 साल पहले कन्वर्टेड लैंड का अब पट्टा जारी करवाना चाह रही है। जो पट्टा होता है ना वो मेन टाइटल होता है किसी प्रॉपर्टी का, बाकी तो विक्रय पत्र तो एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट अलग चीज़ होती है, प्रॉपर्टी का टाइटल अलग चीज़ होती है ना। तो इनके पास टाइटल है ना तो उसका पोजेशन है, और ना तो इन्होंने पोजेशन पूरे बाद में कहीं मांगा अभी तक। तो उसी में घोषित कराना है, निषेधाज्ञा चाहिए और पोजेशन चाहिए, तो उस पोजेशन का भी इनको स्टैंप ड्यूटी देनी चाहिए, लेकिन मांगा ही नहीं, क्योंकि वो तो लिमिटेशन में नहीं आ रहा किसी भी तरीके से इनका वाद। कि पोजेशन भी आप किसी प्रॉपर्टी का 12 साल के अंदर ही मांग सकते हो, उसके बाद आपका राइट खत्म हो जाता है। आप सेक्शन 7 देखोगे लिमिटेशन एक्ट को क्लियर डिक्लेयर कर देता है कि भाई आप जब जो लिमिटेशन बताई हुई है प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए उसमें अगर नहीं बात दायर करते हो तो राइट ही खत्म हो जाता है उस प्रॉपर्टी से। तो पहली बात तो लिमिटेशन ही देख लेनी चाहिए कोर्ट को सबसे पहले, वही केस ही नहीं चलता थी। बाकी किसी सूट का ड्राफ्ट पूरा देखना होता है, यहाँ प्लेस लिखना है, डेट लिखनी है, हस्ताक्षर लिखने, फिर सत्यापन करवाना है, फिर शपथ पत्र लगता है, यहाँ कोर्ट कमिश्नर की सी लगेगी। फिर देखो जवाब दावा कैसे होता है। तो जवाब दावे के लिए कौन सा ऑर्डर होता है, ऑर्डर 8 रूल 1। तो जो चीज़ आपको स्वीकार कर देनी है वो स्वीकार करनी है, और जो चीज़ आप जानकारी जब हमें स्वीकार करना तो स्पेसिफिकली आपको स्वीकार करना है हर पॉइंट को। तो भाई इधर तो कुछ नहीं है कि वैसे विक्रय पत्र हमारे पास है और उसी दिन इन्होंने विक्रय पत्र निष्पादित किया था, तब जब हमें समझा दिया ऐसा। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना ये लोग बैनामा लिखते हैं, बैनामा एक अलग चीज़ होती है और विक्रय पत्र अलग चीज़ होती है। इसके आपको ये भी समझ आएगा थोड़ा बहुत, अगर आप ये भी प्रैक्टिकली ये दोनों वर्ड एक साथ यूज़ करते हैं तो मेरे को तो ऐसे में डिफरेंस लगता है। तो ये पूरा मेरी ओपिनियन है इस फाइल के संबंध में। मेरे को तो ऐसे लगता है कि बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट जो लग रखा है तो उसमें बेनामा वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए विक्रय विलेख के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत से वकील एक ही वर्ड की तरह यूज़ कर लेते हैं इसको। तो ये जो विक्रय विलेख फर्जी होने का जो कथन मिथ्या है ऐसा लिखा हुआ है, और हमने पट्टा भी जारी करवा दिया है, वो भी लिखा हुआ है इसमें मेंशन किया हुआ है। और कहा है कि भाई वो रेट बढ़ गई उसकी 10 साल बाद इसीलिए कर रहे बाद। और एक चीज़ मेंशन की हुई है कि भाई जो आपको जानकारी 2005 में हुई और उसी दिन उस विक्रय विलेख को रजिस्टर्ड करवाया गया था। रजिस्टर्ड जो विलेख होता है उसकी जानकारी सबको होती है, ये उदाहरण होती है विधि की। ये है सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट। उसका आप निर्वाचन खंड देखोगे तो लास्ट वाला जो है ना किसी व्यक्ति को सूचना होना में
जो धारणा की भी है कि अगर पंजीकरण विलेख निष्पादित हो गया तो आपको उसकी सूचना है, धारणा हो जाएगी। और एक बात और है कि जो दूसरा विक्रय विलेख है, विलेख है प्रतिवादी के पक्ष में, उसमें अजय पंडित के हस्ताक्षर है साक्षी के रूप में। और ये जो अजय पंडित है ना, जिसकी डेथ हो गई, ये पूरा मेन करता रहता है, अगर वो होता ना तो बड़ा केस होता ही नहीं। फिर इस व्यक्ति ने प्रॉपर वेट किया है कि एक तो अजय पंडित की डेथ हो जाए और जो प्रतिवादी थी मेन, ये लेडी के नाम पर ही ये ट्रांसफर दूसरा वाला हुआ, उसकी डेथ हो जाए, ताकि जो डायरेक्ट एविडेंस है ना वो मेनली खत्म हो जाए। तो 1996 में ही पट्टा जारी करवा लिया था और 1993 में तो निर्माण की स्वीकृति हो गई थी। तो ये जो वैल्यूएशन कर रहा है सूट का, वो भी बहुत पहले कंपनी 1990 का केस 2005 में डाल रहा है और वैल्यूएशन 1990 का लगा रहा है, जबकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, उस पर एक निर्माण कार्य हुआ है। तो जब आप सूट डाल रहे हो तब की वैल्यूएशन लगाओगे ना। एक मेन चीज़ भाई इसमें ये मांगी है कि भाई विशेष व्यय को, मतलब कि जो पूरा वाद है वो मिथ्या है, इसीलिए 35A का जो व्यय है वो दिलाया जाए प्रतिवादी दोनों को। तो यहाँ भी प्रतिवादी के हस्ताक्षर हो गए और ये प्रमाणीकरण करना पड़ेगा आपको। अब आगे जाते हैं कोर्ट ने इश्यूज़ क्या बना रखे हैं। तो ये सब चीज़ें वादी को प्रूव करनी कि भाई वो कैसे निगोशिएट करा सकता है विक्रय विलेख को, या उसको स्थायी निषेधाज्ञा मिलनी चाहिए, या उसके पक्ष में हत्यापक आदेश आ सकता है। ये भी जो सारी जैसी है, तो प्रतिवादी को क्या सिद्ध करना है, देखो ये क्या वाद का भाव है या फिर अवधि बार है। तो पहली बात तो ये अवधि बार है या नहीं है, ये सिद्ध करने के बाद प्रतिवादी को होता ही है, तो खुद कोर्ट को पहली बार में देख लेना चाहिए। सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट में कि खारिज किया जाएगा आपका वाद, भले आपको प्रतिरक्षा में प्रतिवादी ले या ना ले। सेक्शन 27 को बता देता है कि एक बार ऑब्जेक्ट को नहीं दे सकते अगर आपकी कालावधि परिवर्तित हो जाएगी, 15 साल बाद इसमें सूट फाइल किया है, तो पोजीशन लेने के लिए आपको 12 साल करना रहता है, आपका अधिकार निर्वापित हो जाता है। उस संपत्ति पर से जब अधिकार निर्वापित हो गया तो उसको विक्रय पत्र को घोषित करवाने, शून्य घोषित कराने का अधिकार की यही बात है। फिर भी इसने ट्रिक किया है कि भाई उस विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराना चाह रहा है, पोजीशन मांग नहीं रहा है, लेकिन जिस संपत्ति पर का अधिकार खत्म हो गया उसका पोजीशन के लिए उसको शून्य घोषित करवा के क्या करोगे। ये घोषणा करवाना चाह रहा है, मतलब कि जब रजिस्ट्री की लिखत को घोषित करानी आपको 3 साल की लिमिटेशन होती है, तो 15 साल निकल गए, तो ये करना क्या चाह रहा है, बस इसमें लाना चाह रहा है कि मेरे को पता ही नहीं था रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो बाकी ये कम मूल्यांकन है कि नहीं वाद का, 35A का कंपनसेशन को मिलना चाहिए नहीं, नगर पालिका वगैरह को पार्टी बनाया लेकिन विधिक नोटिस नहीं दिया।